आसीन सभी साथी, मैं धन्यवाद करता हूं आर.एस. गौतम साहब का कि उन्होंने मुझे ये मंच अब दिया। दरअसल मैं एक चिकित्सक हूं, सवेरे देर से मैं नहीं आया, जल्दी आ गया था। मैंने अपने क्लिनिक में पेशेंट को एडजस्ट किया जो मुझे 2 बजे तक वहाँ रहना चाहिए था। मैं वहाँ 12 बजे से चला और मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने 2 बार मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब ज़रूर आना। अभी भी मुझे जब पेशेंट का दर्द खुद में महसूस करता हूँ तो बुरा लगता है। समय की कीमत मैं महसूस करता हूँ। 72 ईयर है मेरी एज, फिर भी मैं समाज के साथ जुड़ के काम इसलिए करना चाहता हूँ कि अब मेरे पास दिमाग फुर्सत से सोच पाया है कि मेरे समाज को क्या करना चाहिए। मैं इधर उधर की बात न करते हुए अब आप लोगों के बीच में एक ही बात कहता हूँ, अगर समाज को अच्छा बनाना है, अपने आप को जिंदा रखना है, अपने बच्चों को अगर आगे बढ़ाना है तो स्वयं अपने अंदर झांको और हम चमार भंगी धोबी धानक खटी कुमारी नाव तेली आपस में क्या एक दूसरे के साथ में खाना खाते हैं? अगर ऐसा नहीं करते हो तो जहाँ खड़े हो जिस साथी के साथ इकट्ठे हो करके उस वाल्मीकि समाज के साथ सबसे ज़्यादा जो अत्याचार हुआ है, अस्पृश्यता का, अपमान का सबसे ज़्यादा उसने झेला है, उसके साथ पानी पीना शुरू करो, उसके गिलास से पानी पीना शुरू करो, उसके थाली के साथ में बैठ कर के खाना शुरू करो, अपनी थाली का एक निवाला उसे खिलाओ और उसकी थाली में से खुद खाओ। देखो समाज क्यों नहीं बदलता है। एक तो गलती अपनी ये रियलाइज करो और उस पर खुद चलो। ये मत पूछो कि डॉक्टर गौतम मुझे क्या करना है। खाना तुम्हें खाना है, पानी तुम्हें पीना है, संबंध तुम्हें बनाने हैं। हर व्यक्ति को बाबा साहब अम्बेडकर की सोच का अम्बेडकर बनना पड़ेगा, किसी के इंतजार में मत बैठिए। दूसरा, अपने आप में संकल्प लो कि कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। अच्छी शिक्षा वहां मिलती है या नहीं मिलती इसकी अपेक्षा घर में आकर के अच्छे संस्कार देने का प्रयत्न करो। बच्चा घर में आता है स्कूल से, आप बस पूछ भर लो, बेटे आज क्या पढ़ाया था तुम्हें, स्कूल में कैसा लगा? बच्चा कहता मुझे आज अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? मास्टर ने मुझे पीटा। कोई बात नहीं, दूसरे दिन जाओ मास्टर से पूछो, मास्टर साहब इसकी गलती क्या थी जो आपने इसे पीटा। बच्चे का उत्साह बढ़ेगा और सोचेगा मेरे पीछे मेरा बाप खड़ा हुआ है, मैं डरूंगा नहीं किसी से। कर्नल साहब ने जो बातें कही ये बात सच है, लेकिन हमारे और कर्नल साहब के बीच में एक मजबूरी है। हम बैठे भी नहीं थे, हम तो लौटे हुए थे, जो चाहो सो हमें मार के कुचल के चल देता था। हमने उस कुचलन से बैठना शुरू किया, हमने आवाज़ उठाना शुरू किया है और हमने उन लोगों की आवाज़ उठाई है जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठाते थे, जिसका उदाहरण है मंडल कमीशन। आज कांसीराम इसलिए फेल है कि कांसीराम ने अपनी स्ट्रेटजी बता दी थी कि अगर 15% शेड्यूल कास्ट और 52% ओबीसी इकट्ठे हो जाएं तो हम देश में सैकड़ों साल तक सत्ता अपने हाथ में रखेंगे। आपका ये मूल मंत्र ब्राह्मण ने पकड़ लिया और उसने क्या किया, हम सोचते रह गए कि ओबीसी हमारे साथ आएगा और उसने ओबीसी को कहा अरे आइए ठाकुर साहब, आइए फलाने साहब। उन्हें जरा सा सम्मान दिया क्योंकि वो तो वहाँ पंडित जी पहले से ही कहने में तैयार थे और रिजल्ट आज आपके सर पे बैठा हुआ है। नाम ओबीसी का, प्रधानमंत्री का, लेकिन काम पूरे ब्राह्मण का। आप मनुस्मृति को लेकर के गाली दे रहे हो, आप न्यायपालिका को देकर गाली दे रहे हो, आप न्यायपालिका पे भरोसा करने की बात कर रहे हो। अरे न्यायपालिका तो आपने पहले ही देख लिया है कि न्यायपालिका सरकार को बनाने के लिए कितना प्रयत्न करती है। 2018 में जो अनटचेबिलिटी एक्ट को रिमूव करने की जो बात आई थी, उसे न्यूट्रलाइज करने की जो बात की हुई थी, वो आरएसएस की स्ट्रेटजी के तहत किया गया था और उसका रिजल्ट क्या निकला? 19 में थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में हिंदूवादी सरकार आ गई। उन्होंने मुसलमानों को डराया और अत्याचार दलितों पे किया।
ओबीसी का छात्र एक बेमूला पीएचडी करने जाता है, उस बच्चे को इतना मजबूर किया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, बीसी से लेकर के सब पारितोषिक पा गए। 2018 का अनटचेबिलिटी एक्ट आया, उससे लोगों में घृणा पैदा हुई। ओबीसी ने आपसे घृणा की कि अच्छा इनकी वजह से हम जेल चले जाएंगे। क्यों? पंडित जी समझाने वाले थे, आरएसएस पूरी लग गई कि तुम सिर्फ एक ही जहर वो कि अगर ये अनटचेबिलिटी एक्ट ज्यादा सशक्त हो गया तो ये दलित तुम्हारे घरों में घुस जाएंगे, तुम्हारी बेटियों के साथ ये करेंगे वो करेंगे, उन्हें तो कुछ भी करना है, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। और उसका रिजल्ट निकला कि उन्होंने अरे अच्छा ये नहीं उठना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस भ्रम में मत रहना। खैर एक भ्रम हम आपके अंदर भी नहीं रखना चाहते कि अब टट्टी तुमसे कोई उठवा लेगा, ये भ्रम में वो भी ना रहे। इतनी तो शिक्षा हमने पाली है, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे तुम्हारी रामायण हो, चाहे कोई भी हो, जिस दिन अपने पर आएंगे तो तुमको तुम्हारी औकात भी बता देंगे। रही देश की व्यवस्था की, रही देश में आंदोलन की, हम नहीं सीखे हैं, तुम हमें सिखा रहे हो कि चोरी कैसे होती है, सरकारें कैसे गिराई जाती हैं, लोगों को भ्रष्ट कैसे बनाया जाता है। आज की एक सरकार दिल्ली की जो बनी सिर्फ इस बात पर थी कि हमें एक भ्रष्टाचार रहित सरकार बनानी है, एजिटेशन अगेंस्ट करप्शन। आज वो खुद करप्शन के शिकार बने बैठे। हमारे आंदोलन से पैदा हुए हमारे नेता भी, उनके सामने चुपका डाला गया, आज वो भी करप्शन की वजह से अपने घरों में चुपचाप बैठे हैं। वो बैठे हैं तो बैठे रहने दो, नए नेता को चुनो, नए आंदोलन की तैयारी करो और देश में ये बात रखो। आप कह रहे हो कि कॉलेजियम, हम कहते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट है। जुडिशरी सिस्टम की कॉलेजियम के अगेंस्ट में आप उनसे पूछिए क्या कारण है 75 साल के बाद एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोग, और माइनॉरिटी में मुसलमान तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जज थे, वो अब संख्या में कम कैसे हो गए? और एससी, एसटी, ओबीसी को क्यों नहीं 75 वर्ष में इस लायक बनाया गया? हम तो ये मापदंड मानते हैं, ये सरकार की फेल्युअरिटी, जुडिशरी की फेल्युअरिटी है कि संविधान के तहत जुडिशरी को ये कहा गया था कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता का प्रचार होगा और शिक्षा का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। हमें बताए, सुप्रीम कोर्ट बताए कि ऐसी कौन सी, उन्होंने प्रश्न किया है भारत सरकार से कि क्यों नहीं एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को इतना शिक्षा पे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया गया जिससे कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सके। कौन जिम्मेदार है? और हम क्यों न पूछे? हम उन जजों से क्यों न पूछें जो हमारे ऊपर ये तो अंकुश लगाते हैं कि अनटचेबिलिटी एक्ट खत्म किया जाना चाहिए, ये गलत है, समाज में व्यवधान पैदा होता है। हाँ, आज हम कहते हैं, आज मैं इस मंच से कहता हूँ, अनटचेबिलिटी एक्ट सच में घृणा का पात्र है और इसे नहीं लाना चाहिए। सजाए मौत है मर्डर की, किसी का खून करोगे तो खून तुम्हारा भी होगा, बलात्कार करोगे तुम्हारा भी, तुम्हें फांसी चढ़ा दी जाएगी। लेकिन अगर शुरू कास्ट की लड़की के साथ बलात्कार होता है तो उसकी इंक्वायरी की जाएगी, दूसरी के साथ होगी उसे जेल भेजा जाएगा, लेकिन तुम्हारी के साथ होगा उसमें इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा कोई ऑफिसर, फिर उसमें जातिवाद घुसेगा, जैसा कि जयपुर में अभी जो राजस्थान में बच्चे का हुआ है। हम लड़ाई ये नहीं लड़ना चाहते कि उस लड़के को अनटचेबिलिटी के कारण मारा है, हम ये पूछना चाहते हैं बच्चे ने पानी पिया था, पानी नहीं मिला और तुमने उस मटके को, एक कारण तुमने, तुम्हारा मटका था, किसी का भी हो, तुमने उस लड़के को मारा, इससे उसकी मौत हो गई, इसके लिए सजा चाहते हैं। हम नहीं चाहते कोई अनटचेबल था, टचेबल था, कुछ भी था, क्योंकि आज अनटचेबल के नाम पर उसकी इंक्वायरी हो रही है और क्या कहा जा रहा है, वो इसलिए मार दिया था, वो ऐसे मार दिया था, वो वैसे मार दिया था। अरे ये धूर्त हिंदुत्ववादी सोच के लोग, सबसे ज्यादा ठग कही जाने वाली जात ब्राह्मण, यही तो बहानों में लपेट लेती है। अगर वो ओबीसी का टीचर है तो कहेंगे देखो हमने कहा था ये अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत तुम्हारे साथ ऐसा होता है, वरना ऐसा नहीं होता। हम कहते वो अनटचेबिलिटी एक्ट हटाओ,
उस एक्ट का हमें क्या करना है जो हमारी बेटी के साथ में दुभांत इसी बात पर कर देती है कि नहीं साहब इंक्वायरी होगी, अभी इंक्वायरी होते होते तक समझौता हो जाता है, इंक्वायरी होते होते तो मोरल इतना डाउन हो जाता है, ये कह देते हैं यार इस न्याय व्यवस्था से तो अच्छा है अपने घर में। इसलिए आपको एक पूरा मानसिक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। मैं सभी लोगों के साथ में इसको शेयर पहले भी करता रहा हूं कि हमें अपने व्यापार सिस्टम को भी अपनाना पड़ेगा। ओबीसी और एससी के लोग जो गांव में रहते हैं वो अपना बाजार अलग से तैयार करें। बनिया हमको लूटता है, क्यों लूटता है? क्योंकि हमारी दुकान नहीं है कोई। हमें चाहिए ओबीसी की दुकान हो, उससे माल खरीदो, एससी की दुकान हो, उस पर खरीदो, उसको बेचो। और इसके लिए क्या है, पैरेलल बाजार सिस्टम हमें लाना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो गांव के गांव हमारे अपने, हमारे मोहल्ले हैं, सब कुछ है, हम सामान ही उससे खरीदेंगे। ट्रेडिंग जब आपके हाथ में होगी तो इनकम आपके हाथ में होगी, जो बीच का कमीशन होता है। समाज को सुधारने के लिए खान पान आप शुरू करिए, खान पान शुरू होगा, रोटी बेटी भी हो जाएगी। अरे जो अनटचेबल कहे जाते हो, यहाँ जितने भी लोग बैठे हो, खुद अपने आप में झांको भंगी के साथ में हमने कितने बार रोटी खाई है। हम क्यों चाहते हैं कि हम ब्राह्मण की जाकर के बेटी और उसके साथ में संबंध बनाएं? सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं। स्कूल की शिक्षा को बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो। तुमने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, ब्राह्मण ने इसे पकड़ लिया और वो 3 की जगह 63% सत्ता में आकर के सरकारी हर नौकरी में है, सिर्फ शिक्षा के कारण। और तुम्हें पकड़ा दी कांवड़, जाइए कांवड़ के नारे लगाइए। तुम्हें पकड़ा दिया झाड़ू, तुम्हें पकड़ा दिया आपस में लड़ना, तुम्हें पकड़ा दिया अहंकार, तुम्हें पकड़ा दिया घृणा। किससे घृणा करो? चमार भंगी से करे, ओबीसी से करे, ओबीसी एससी से करे, और आपस में लड़ाने के लिए लड़ते रहो। और फिर उसके बाद जब तुम्हारे पास थोड़ी ताकत आ जाए या इकट्ठे हो जाओ तो मुस्लिम के ऊपर चढ़ बैठो। तो जो घृणा का देश में माहौल बनाया गया है, उस माहौल से लड़ने के लिए हमें अपने आप में स्वयं अपने आप को निभारना है, अपने अंदर बैठे हुए अहंकार और घृणा को खत्म करना है, और इस देश को और संविधान को बचाना है। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और जिस दिन एससी एसटी ओबीसी के लोग बात, विशेषकर एससी के लोग जो सबसे अज्ञानी हैं, एक दूसरे के साथ घृणा करते हैं, ये आपस में रोटी बेटी का काम करने लगे और अपने बच्चों को प्रभात फेरियां निकालो। लोगों का मन कैसे बदलता है। मेरी ग्रैंड डॉटर है, छोटी सी है, 6 साल की है। स्कूल के लिए बच्चे को अगर जगाओ तो रोता है बच्चा। क्या करोगे? एक दिन दिमाग में आया, चिकित्सक हूं इसलिए मैंने उसका कहा एक गाना गाओ। क्या गाना? स्कूल चले स्कूल चले, नहा धो के स्कूल चले, ब्रुश करके स्कूल चले, स्कूल चले स्कूल चले। कहाँ चले भाई? स्कूल चले। हंसते गाते स्कूल चले। वो बच्ची अब स्कूल जाने के लिए रोती है। सिखाना है बच्चों को छोटी छोटी बात। एक रोटी का निवाला जब आप वाल्मीकि समाज के आदमी के साथ हम बैठ के शेयर करोगे, क्योंकि मुझे पता है यहाँ वाल्मीकि समाज का 1 ही 2 आदमी हो सकता है, वरना यहाँ कोई है नहीं। जब हम आपस में शेयर करने लगे, पानी पिए उसके यहाँ, हमारा होता क्या है, हम अगर उसके दरवाजे पहुँचे, अरे एक लिमका ले आना, बनिया की दुकान का लिमका, फायदा भी बनिया को हो गया और हमारे जाने का फायदा बनिया को मिला, उस वाल्मीकि को नहीं मिला, क्योंकि उसने अपने हाथ से खिलाया क्या आपको? आप जाइए उससे कहिए पानी पिलाइए, सिर्फ पानी, जो उसके दरवाजे पर भी है। और वो जब आपके घर आए, अगर आप संपन्न हैं तो बिठा के खाना खिलाइए। इज्जत उसे अपने घर पर बुला करके दीजिए, जिससे वो सीखेगा कि मुझे इनको इज्जत कैसे देनी है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। आप कभी उससे, हमने देखा है अपने नौकर, जैसे कोई झाड़ू पोंछा वाला आ जाता है, हमारा बिहेवियर क्या होता है? अरे अरे तूने वो काम नहीं किया, उससे जरा ये कह दो, बेटी जरा ये काम उधर से कर लेना। बच्चे अगर ये कहें दीदी जरा इधर से ये कर लेना, हम नहीं सिखाते। हम 4 पैसे क्या कमाने लगे, हम अपने बच्चों को सिर्फ यही सिखा पाए कि नौकरानी और आप मालिक बन गए। किस बात के मालिक हो? हमने अच्छे अच्छे IAS PCS जो DG तक रहे हैं। भैया नौकरी से हटने के बाद तुम्हारी कोई औकात नहीं होती है, कोई पूछता नहीं। एक सामान्य आदमी की तरह तुम्हें भी अपने सब काम करने पड़ते हैं। तो मैं अपने अंदर बैठे हुए अहंकार और घृणा है, उसको कैसे खत्म किया जाए। और जिस जाति ने सदियों से इस देश को गुलाम बनाने में जो सहयोग किया है,
और बड़े दुख के साथ मैं इस बात को कह रहा हूं, इतिहास इस बात का गवाह है, जब गौरी के सैनिक पृथ्वीराज को बाल पकड़ के मेहरौली की सड़कों पे खींचते हुए ले जा रहे थे, बनिया अपने सामान को तौल रहा था। यह जातिवाद का जहर है। हम गुलाम बने, क्यों बने? ब्राह्मण कभी इस पर सोचने नहीं देता कि हिंदुत्व ने हमें गुलाम बनाया, जातिवाद ने हमें गुलाम बनाया। चाहे वो कहां का वो मंदिर था गुजरात का, वो लूटा जा रहा था, क्योंकि हमारे लोग बाग खेतों में खड़े देख रहे थे कि ये कुछ हो रहा है, और वहां पे जात के नाम पर ये कहा जा रहा था हम बचा लेंगे, देश नहीं बचा। जिस दिन से देश आजाद हुआ है और भारत में संविधान लागू हुआ है, आज दुश्मन कितना भी बड़ा रहा हो, ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि भारत की जमीन को 1 इंच भी लेने की कोशिश करे। हमारे नेता चाहे गद्दार निकल गए हों, हमारी सेना में भर्ती जितने भी सिपाही हैं आगे से आगे बढ़कर अपनी बलिदानी देते हैं और 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देते हैं। ये हमारे संविधान, ये हमारे देश की समता, स्वतंत्रता, बंधुता का कारण है, न कि उन ब्राह्मणवादी जातिवादी सोच का। जिस दिन जातिवादी सोच आ जाएगी, ये पूरी सीमाओं को ब्राह्मण खुद बेच के खा जाएंगे। बनिया कहेगा कोई भी आओ, मैं सब बेचने को तैयार हूं, और क्षत्रिय मुट्ठी भर होंगे, वो क्या बचा पाएंगे? तो इस जातिवादी सोच ने देश को बर्बाद किया है, और इसको हम संविधान को बर्बाद नहीं करने देंगे। इन्हीं सब बातों के बीच में मैंने अपनी बातें बहुत स्पष्ट कही हैं। मेरी बातें लगती हैं कि मैं घृणा फैलाता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं घृणा नहीं, मैं चाहता हूं इस देश का हर वर्ग का व्यक्ति, एक ब्राह्मण लड़की या ब्राह्मण जोड़ा कोई भी हमारे सामने से निकले, हंसते खिलखिलाते हुए निकले। उन्हें इस बात का खौफ नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरी जात और धर्म के घर के सामने से निकल रहे हैं, वो हमारा अपमान कर देगा, बल्कि उनको ये महसूस होना चाहिए कि हम भारत के हर बच्चे का सम्मान करते हैं, हमारा भी सम्मान उसी तरह से होगा। लेकिन अगर जहर बोओगे तो भैया जहर ही तुम्हें मिलेगा। इसलिए उन सब लोगों को सचेत करता हूं, चाहे वो न्याय व्यवस्था में बैठे हों, चाहे प्रशासन में बैठे हों, चाहे सत्ता के किसी भी अंग पर बैठे हों, इस देश के, भारत के संविधान को बचा लो। इस देश में घृणा का माहौल को खत्म करो। इस देश को, हर उस गरीब को रोजगार दो जो भूखे पेट न सोए, और जब भूखे पेट सोया होता है तो वो क्या कर सकता है, इसकी कल्पना भूखे पेट वाला ही बता सकता है। अब ये वक्त नहीं है कि हम किसी को गुलाम मजबूरी में रख सकें। हम अपने देश के संविधान को मानते हुए भारत के समानता के विश्वास रखने वाले नागरिक हैं। हम चाहते हैं हमारा देश, सबसे बड़ी चीज जो अभी तक हम अपने गांव से लेकर यहां तक कहते हैं कि कहीं पर भी कितना भी दोषारोपण हो रहा हो, कितनी भी समस्या विकराल हो, हम सिर्फ एक चीज पर विश्वास रखते हैं, चल बेटे हम न्यायालय में तो ये देख लेंगे। हमारे न्यायालय भ्रष्ट नहीं होने चाहिए, हमारे न्यायालय पक्षपाती नहीं होने चाहिए, हमारे न्यायालय परिवारवादी नहीं होने चाहिए, हमारे न्यायालय धर्म और जातिवादी नहीं होने चाहिए। इसलिए हम कहते हैं हमारे न्यायालयों में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के न्यायाधीशों की नियुक्ति की परंपरा बननी चाहिए कि उनकी जनसंख्या के आधार पर कॉलेजियम हो, चाहे रिजर्वेशन हो चाहे न हो, हम उन सबको प्रतिनिधित्व देने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। हमारे कॉलेजियम को, हमारी न्यायपालिका को, जब आप अपने यहां से न्याय नहीं करेंगे तो आप दूसरों को न्याय क्या देंगे? आप संविधान को क्या बचाएंगे जब स्वयं न्यायपालिका अपने आप में दूषित मानी जानी लगेगी, और उस न्यायपालिका पर यह सवाल उठेगा कि वो पारदर्शी नहीं है, न्यायपालिका का सिलेक्शन पारदर्शी नहीं है, वो संविधान के प्रति समर्पित नहीं है, वो सरकार के प्रति समर्पित है। ऐसी सोच रखने वाली न्यायपालिका हमें नहीं चाहिए। हमें अपने संविधान की न्यायपालिका चाहिए। हमें अपने देश को संविधान चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अकेले नहीं, पूरे भारत के प्रतिनिधियों ने मिलकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की कलम से लिखा गया है। वो संविधान जो संसार का सबसे उच्च संविधान है, वो संविधान जिसमें महिला, गरीब और बच्चे
सबको बराबर का अधिकार है, वो संविधान जिसमें पेड़ पत्तों को भी अपना अधिकार है, वो संविधान जिसमें जानवर को भी अपना अधिकार है कि वो अपने जीवन की याचना कर सकता है, उसके साथ अत्याचार नहीं किया जा सकता है, इन सब विचारों को रखने वाला संविधान, उस संविधान के लिए हम समर्पित हों, हम अपने देश के प्रति समर्पित हों, हम अपनी न्यायपालिका पर यह भरोसा कर सकें कि हमारी न्यायपालिका हमको न्याय देगी, वो किसी जाति धर्म के नाम पर या किसी और घृणा के नाम पर हमें दंडित नहीं करेगी। इन्हीं सब बातों के बीच मैं आप लोगों से एक ही आह्वान करता हूं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो और खुद को गरीब आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके खाना और आपस में अस्पृश्यता मिटाने का प्रयत्न करो। जय भीम।